इस महीने की शुरुआत में लागू हुए नए आयकर नियमों ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ मदों के तहत लाभ की अनुमति दी है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों पर विचार करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको नई कर व्यवस्था में जाना चाहिए या पुरानी प्रणाली में ही रहना चाहिए? किस व्यवस्था में आपको अधिक लाभ हो सकता है? नमस्कार। द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए आयकर नियमों ने वेतनभोगी कर्मचारियों को कुछ मदों में लाभ की अनुमति दी है। साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। जब हम मदों की बात करते हैं तो हमारा मतलब मकान किराया भत्ता, एचआरए, रियायती भोजन, अवकाश यात्रा भत्ता आदि जैसी चीजों से है। ध्यान दें कि टैक्स स्लैब और दरें वही रही हैं। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि नए नियमों में पुरानी भाषा को सरल बनाना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना जैसे बदलाव शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयकर अधिनियम 1961 में अनुभागों की संख्या 819 से घटकर अब 536 हो गई है, जबकि अध्यायों की संख्या 47 से घटकर 23 हो गई है। उन लोगों के लिए जो अधिक बारीक विवरण चाहते हैं, उनके लिए हमने कुछ और तथ्य शामिल किए हैं। नए अधिनियम में बहुत कम शब्द हैं। अगर इसकी तुलना 1961 के आयकर अधिनियम से करें तो पहले 5.12 लाख शब्द थे, जो अब घटकर महज 2.6 लाख शब्द रह गए हैं। इस नए अधिनियम में 39 नई तालिकाएं और 40 सूत्र भी पेश किए गए हैं, जिसका उद्देश्य 1961 के अधिनियम के सघन पाठ को आसान बनाना है। इन सब का उद्देश्य बातों को अधिक समझने योग्य बनाना है। आइए इनमें से कुछ मदों की बात करते हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। साथ ही ये भी देखें कि क्या-क्या बदलाव आए हैं और ये आपके वेतन और आयकर को कैसे और कितना प्रभावित करता है। सबसे पहले, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रकाशन द हिंदू बिजनेस लाइन में निशांत गोपालाकृष्णन ने लिखा है, गैर मौद्रिक लाभ या परक्विजिट्स के लिए छूटों को काफी बढ़ाया गया है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ मिलता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि सुविधाएं जैसे मुफ्त भोजन, मुफ्त या रियायती चिकित्सा उपचार और आवास आदि को संदर्भित करती हैं। इन गैर मौद्रिक लाभ का मूल्यांकन आयकर नियमों के अनुसार किया जाता है और ये कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है। पुराने नियमों में ये प्रावधान था कि यदि किसी कर्मचारी का नकद वेतन 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होता था, तो उसे मुफ्त या रियायती रूप से प्राप्त लाभ या सुविधा के मूल्य से छूट मिलती थी। इस सीमा को बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। मकान किराया भत्ते में ये बदलाव है। पहले केवल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जैसे 4 महानगरों में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी अपने मूल वेतन के 50% तक एचआरए पर छूट का दावा कर सकते थे और अन्य शहरों में रहने वाले लोग केवल 40% तक के छूट का दावा कर सकते थे। बदले हुए नियमों से संकेत मिलता है कि अब बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में रहने वाले लोग भी 50% छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ खुलासे अनिवार्य कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, एचआरए के संदर्भ में यदि आप एचआरए के तहत छूट का दावा करना चाहते हैं, तो मकान मालिक से संबंधित जानकारी अनिवार्य कर दिया गया है। अब विदेशों में चिकित्सा उपचार के लिए नियम लगभग समान रहे, सिवाय ऐसे उपचार के लिए यात्रा को एक कर योग्य पर क्विजिट के रूप में मानने के। पहले यदि कर्मचारी का सकल वेतन 2 लाख से अधिक नहीं होता था, तो विदेशों में चिकित्सा उपचार से संबंधित यात्रा को कर योग्य पर क्विजिट के रूप में नहीं देखा जाता था। अब उस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। अगली मद जिस पर हम विचार कर रहे हैं वो ब्याज मुक्त ऋण है। उदाहरण के लिए, यदि आप कर्मचारी हैं और अपने नियोक्ता से ब्याज मुक्त ऋण की पात्रता रखते हैं, तो पहले के नियमों के तहत यदि आपके नियोक्ता से आपके सभी ब्याज मुक्त उधारों का कुल योग 20,000 से अधिक नहीं होता था और इसे कर योग्य पर क्विजिट के रूप में नहीं देखा जाता था, अब उस सीमा को नए आईटी नियमों के तहत 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न भत्तों के खिलाफ छूट की सीमाएं पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि सीन भत्ता या उच्च ऊंचाई भत्ता, द्वीप ड्यूटी भत्ता, खदान श्रमिकों के लिए भूमिगत भत्ता और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए परिवहन भत्ता, शिक्षा भत्ते। नए कर नियम बच्चों की शिक्षा से संबंधित छूट में वृद्धि की अनुमति देते हैं। अब बच्चों के लिए भत्ता पहले के 100 रुपये प्रति बच्चा को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह छात्रावास व्यय भत्ता अब पहले के 300 रुपए की तुलना में 9,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह कर दिया गया है। अब रियायती भोजन के बारे में क्या? नए नियम 200 रुपए तक के रियायती भोजन को गैर कर योग्य पर क्विजिट के रूप में मानते हैं, जो पहले के 50 रुपए प्रति भोजन की सीमा से 4 गुना अधिक है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक लेख से हमें पता चलता है कि उपयोग और नियोक्ता नीतियों के आधार पर ये परिवर्तन लगभग 1.05 लाख रुपए तक के वार्षिक कर लाभ में बदल सकता है। उपहारों पर छूट में भी बदलाव आया है। उपहारों के लिए ये पहले 5,000 रुपए था, इसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये सभी बदलाव क्यों और अभी क्यों किए गए हैं। इन सभी बदलावों को समय समय पर लाना महत्वपूर्ण है, अन्यथा जिन छूट सीमाओं की हमने बात की वे अर्थहीन हो जाती हैं। जाहिर है, जो 40 साल पहले लागू था वो आज की कीमतों और रहने की लागत के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है। अब इन सभी बदलावों को देखते हुए एक वेतनभोगी कर्मचारी जो कर का भुगतान करता है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आपको नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहिए या पुरानी व्यवस्था में ही बने रहना चाहिए? किससे आपको अधिक बचत होगी? वित्तीय प्रश्नों के साथ हमेशा की तरह इसका उत्तर ये होगा कि ये कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन हम व्यक्ति की उम्र, लिंग, जीवन में स्थिति, जीवन के चरण के बारे में कुछ धारणाएं बना सकते हैं। कुछ धारणाएं बनाते हुए उन उद्देश्यों के बारे में तर्कहीन धारणाएं जिसके वो पात्र है। लेकिन आपको अपने मामले में या तो गणना करनी चाहिए या एक कर सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि नए नियमों के तहत आपकी अपनी कर देयता कितनी होगी। फिलहाल इस उदाहरण के द्वारा चीजों को समझिए। मेरे सहयोगी निशांत, जिनका मैंने इस एपिसोड में पहले उल्लेख किया था, लिखते हैं कि हैदराबाद में रहने वाली एक महिला के लिए, जो एक निजी कंपनी में काम करती है, उसका एक नाबालिग बेटा है। गणना इस प्रकार है, जिसके अंत में वो नई कर व्यवस्था के बजाय पुरानी कर व्यवस्था को चुनकर बेहतर स्थिति में होगी, जिसके लिए नए नियम लागू होते हैं। यदि उसका मूल वेतन और डीए 18 लाख रुपए है, उसका एचआरए 10 लाख रुपए माना जाता है और बाल शिक्षा भत्ता 1.5 लाख रुपए है। बाल छात्रावास भत्ता 50,000 रुपए है और कुछ लाभ और जोड़ें, जैसे कि नियोक्ता की कार का पर क्विजिट मूल्य और वर्ष के दौरान प्राप्त उपहार, और मान लें कि उसने धारा 80C, 80C और 80D के तहत निवेश किया है। महिला को पुरानी कर व्यवस्था के तहत 1.23 लाख रुपए कम कर देना पड़ता है। इसलिए इस मामले में महिला के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर क्विजिट से आता है और उसने विभिन्न धाराओं के तहत निवेश करने का विकल्प चुना है, जो उसे ये छूट 80C, 80CCD प्रदान करती हैं, जिन्हें हमने देखा था। और हाँ, कहीं मत जाइए, यहाँ एक सूचना और है जो इस एपिसोड में आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आयकर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा सरकार को 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण हुए नुकसान को पूरा करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था? और यहाँ इस सप्ताह के लिए एक प्रश्न है। भारत में पहला आयकर अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर अगले सप्ताह देखें। और यहाँ पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था कि यूरिया को पहली बार मूत्र से कब और किसके द्वारा अलग किया गया था? उत्तर था, ये 1773 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ हिलेयर मैरिन रूएल द्वारा किया गया था। इस एपिसोड में आज इतना ही। यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार। आपका सप्ताह शुभ हो।